बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है साइटोप्लाज्म। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो टर्म साइटोप्लाज्म है ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट रुडोल्फ वॉन कोलिकर ने 1863 में इंट्रोड्यूस करवाई थी, पैरेलल टू द टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए स्टूडेंट, जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म असल में हम कहते हैं ऑल द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इसमें देखिए स्टूडेंट, जो सबसे पहला वर्ड है दैट इज साइटो एंड द सेकेंड वर्ड इज प्लाज्म। ये जो वर्ड है साइटो, वर्ड साइटो की मीनिंग है सेल, और जो वर्ड है प्लाज्म वो हम कहते हैं फ्लूइड। प्लाज्म जो वर्ड है ये फ्लूइड के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड ऑफ द सेल। देखिए स्टूडेंट, ये जो साइटो वर्ड है, जैसे आप कह सकते हैं साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, एरिथ्रोसाइट्स, तो साइट्स का जो वर्ड है ये भी सेल के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, तो ये जो साइट या साइटो वर्ड है ये आप यूज करते हैं सेल के लिए, और प्लाज्म मोस्टली जो वर्ड है ये हम यूज करते हैं फ्लूइड पोर्शन के लिए। अब जो साइटोप्लाज्म है इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का एक रीजन है। अब जरा इस डायग्राम की तरफ आ जाएं। दिस वन इज एन एनिमल सेल, और एनिमल सेल में सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सेंटर में आपको पता है कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लियस एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन है जिस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड पोर्शन है, उस फ्लूइड पोर्शन को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ये प्रेजेंट होता है इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल्स। या आपको प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल दोनों में मिलेगा, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म एंड यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट अभी देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में और प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में। देखिए स्टूडेंट, अगर आप यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म को देखें तो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में आपको साइटोस्केलेटन मिलेगा। साइटोस्केलेटन इज द स्केलेटन ऑफ द सेल, और जो प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म है उनमें साइटोस्केलेटन इज एब्सेंट, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से जो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म है इनमें क्या होते हैं जी, दे हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स। इनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं जो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, ये यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में तो मिलेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये डिफरेंस है यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में और प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में। अब स्टूडेंट, साइटोस्केलेटन के कॉन्सेप्ट को अगर आपने अंडरस्टैंड करना हो तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा एक लेक्चर है साइटोप्लाज्म इस साइटोस्केलेटन के ऊपर, आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। अच्छा जी, अब जरा डिस्कस करते हैं फिजिको केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी हम यहाँ पे देखेंगे कि साइटोप्लाज्म जो है उसकी फिजिको केमिकल नेचर क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन देखें तो साइटोप्लाज्म में 90% वाटर है, और इस 90% वाटर के साथ ऑल द फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ वो भी प्रेजेंट है। 90% वाटर और 90% वाटर के साथ साथ
ऑल फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से सेल जो है उसको आप लिविंग एंटिटी कंसीडर कर सकते हैं, यानी उसके अंदर लाइफ आ जाती है। वो तमाम के तमाम फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ सेल के अंदर प्रेजेंट हैं इस साइटोप्लाज्म में। अब देखें स्टूडेंट, जो साइटोप्लाज्म होता है ये क्योंकि फ्लूइड पोर्शन है, सॉल्यूशन होता है, तो अगर आप साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को देखें तो साइटोप्लाज्म में आपको ट्रू सॉल्यूशन भी मिलेगा और इसके साथ साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन भी मिलेगा, यानी इसमें ट्रू सॉल्यूशन भी है और कोलॉइडल सॉल्यूशन भी है। अब देखिए स्टूडेंट, ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन में असल में ये सॉल्यूशन बनता है आयंस का और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। ये वाटर, जाहिर सी बात है वो तो होगा, वाटर के अंदर जब आयंस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन बनाएंगे तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रू सॉल्यूशन भी होता है। तो अभी जो ट्रू सॉल्यूशन है इसमें मैंने जैसा बताया कि आयंस हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। तो आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल जो है उनमें क्या कुछ है, उनमें साल्ट्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स और डिसॉल्व्ड गैसेस। जब इन तमाम चीजों का सॉल्यूशन बनेगा सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो देन हम उसको ट्रू सॉल्यूशन का नाम देंगे। और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है जैसे प्रोटीन्स, और जब प्रोटीन्स या लार्ज मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन बनेगा सेल के अंदर तो देन आप उसको कोलॉइडल सॉल्यूशन का नाम देंगे। और ये दोनों जो सॉल्यूशन की टाइप है, यानी ट्रू सॉल्यूशन किसको कहते हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, आपने केमिस्ट्री में ये दोनों टर्म जो हैं वो जरूर सुनी होंगी कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है और कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, जो साइटोप्लाज्म है हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले पार्ट को हम नाम दे सकते हैं साइटोसोल, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम नाम दे सकते हैं साइटोजेल। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो साइटोसोल है, साइटोसोल इसका इनर विस्कस पोर्शन है, यानी न्यूक्लियस वाली साइड का ये पोर्शन है। यानी अगर आप न्यूक्लियस में देखें, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के करीब करीब का जो पोर्शन होगा वो लेस विस्कस होगा, यानी उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होगी, यानी वो इतना गाढ़ा नहीं होगा। और वो जो इनर सेल के अंदर का पोर्शन है, लेस विस्कस पोर्शन, उसको हम नाम देते हैं साइटोसोल का। और जो पेरिफेरल रीजन के अंदर, पेरिफेरल का मतलब ये है कि जी जो सराउंडिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड पे, तो जो पेरिफेरल रीजन में मोर विस्कस पोर्शन होगा, तो जो मोर विस्कस पोर्शन है उसको हम नाम देते हैं साइटोजेल का, क्योंकि उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस तरह अगर आप देखें तो साइटोप्लाज्म में साइटोसोल है और साइटोजेल है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर मूवमेंट होती रहती है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। और वो जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है उसके लिए हम साइक्लोसिस का वर्ड यूज करते हैं। और ये जो साइक्लोसिस है ये असल में सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट है साइटोप्लाज्म की। और जब साइटोप्लाज्म मूव करता है तो उसके जरिए होता क्या है कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। और देखिए स्टूडेंट, इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट को कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो है वो परफॉर्म होती है, तो इसमें माइक्रो फिलामेंट्स का रोल है। और ये माइक्रो फिलामेंट क्योंकि कंट्रक्टाइल नेचर के होते हैं तो इनकी कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये जो सेल है ये क्या करता है जी, सेल के अंदर मूवमेंट होती है जिससे ये साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करता है, जिसको हम नाम देते हैं जी साइक्लोसिस का। और साइक्लोसिस मैंने बता दिया स्टूडेंट के इस साइक्लोसिस की वजह से मटेरियल जो है वो सेल के अंदर मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस
टू अनदर। अच्छा जी, ओवरऑल अगर हम फंक्शंस देखें साइटोप्लाज्म के, तो साइटोप्लाज्म क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। देखिए स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो साइटोजेल का पोर्शन है, ये साइटोजेल का जो पोर्शन है, दिस वन इज यूजफुल फॉर स्टोरेज ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस एंड वेस्ट मटेरियल। यानी जो साइटोजेल वाली प्लेस है, यहां पे कुछ यूजफुल मटेरियल्स और वेस्ट मटेरियल जो है वो क्या हो जाते हैं जी, स्टोर हो जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो यूजफुल मटेरियल है वो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे स्टोर होंगे, और जब भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान वो यूजफुल मटेरियल रिक्वायर होते हैं तो उन यूजफुल मटेरियल्स को इस्तेमाल कर लिया जाता है। और जो वेस्ट सब्सटेंसेस होती हैं वो भी यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं, और जब इनको बाहर निकालना होता है सेल से, उस वक्त इनको यहाँ से सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा जी, इसी तरह सेकेंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज, साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब यह है कि मेटाबॉलिक पाथवेज रन करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और जनरली ये साइटोप्लाज्म का जो पोर्शन है साइटोसोल, यहां पे ये मेटाबॉलिक पाथवेज रन कर रहे होते हैं, जिनमें सबसे पहला मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो है जी प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए स्टूडेंट, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ये है प्रोटीन्स का बनना। अमाइनो एसिड से जब प्रोटीन्स बनती हैं अमाइनो एसिड के मिलने से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, और टेक्निकल वर्ड इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो यहां पे हो रहा होता है। इसी तरह से ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, यानी जिसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, जिसको बाद में एटीपी सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तो ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है, यानी ग्लाइकोजन जो है उसको ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है, इसमें ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है ग्लूकोज के अंदर, और ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोजेनोलाइसिस का, ये लिवर में और मसल के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। यानी जब भी हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो उस वक्त क्या होता है कि ग्लाइकोजन को तोड़ के और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर। और जो प्रोसेस है मेटाबॉलिक पाथवे, जिसको हम कहते हैं जी ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखिए स्टूडेंट, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोज, नियो का मतलब होता है न्यू, और जेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज सिंथेसिस होती है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, जैसे फैट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं या पायरुवेट। इनको जब कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखिए स्टूडेंट, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में क्यों होता है? बेसिकली जब भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है, तो अगर तो ग्लाइकोजन जो है वो अवेलेबल है और उसको हम ब्रेक करके कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूकोज के अंदर, तो फिर तो ये प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन अगर ग्लाइकोजन अवेलेबल नहीं है, फास्टिंग कंडीशन है, तो हमारी बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर हैं जैसे ब्रेन या जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को एज एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं। तो जब वो ग्लूकोज को एज एनर्जी सोर्स यूज करते हैं तो उसका मतलब यह है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज नेसेसरी है। तो एट दैट टाइम क्या किया जाता है? उस टाइम पे जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो स्टूडेंट, आज हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया है, उसकी प्रेजेंस को हमने देखा, डिफरेंस देखा हमने बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, और इसी तरह से फिजिको-केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म को हमने डिस्कस किया है यहाँ, और फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म को हमने स्टडी किया है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें।
टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।